नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज का जो वीडियो होगा वो हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि बीपीएससी मेंस को लेकर कौन कौन से बुक पढ़ने चाहिए और सिर्फ मेंस की बात करेंगे आज। ओके, मेंस के प्रिपरेशन में कौन कौन से बुक आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पीटी के लिए थोड़ा सा अलग होता है और मेंस के लिए अलग होता है। मैं बार बार मेंस शब्द यूज कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। कल को कोई बच्चा आगे बोलेगा कि ये पीटी के लिए क्या बता दिया आपने। ये मेंस के लिए बुक लिस्ट का वीडियो होगा जिसमें सभी सब्जेक्ट के सभी बुकों को हम लोग देखेंगे, जो भी अच्छे बुक हैं, जिससे ये होगा कि आपके पास सोर्सेज कम होना चाहिए। यानी कि एक एक ही किताब पढ़िए लेकिन उसको 4 बार पढ़िए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मॉडर्न हिस्ट्री के 5 किताब पढ़ रहे हैं लेकिन कभी रिवीजन नहीं किया है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरी कंप्लीट प्लानिंग भी बताऊंगा मैं, और शुरू कहाँ से करें, कैसे पढ़ें, इसको अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसके लिए बहुत डिटेल चाहिए होता है। ये वीडियो थोड़ा सा छोटा होगा क्योंकि सिर्फ किताबों को बताने के लिए मैं आधे घंटे आपके खा जाऊं तो ये सही नहीं होता है ना। आपका भी टाइम बहुत मूल्यवान होता है, तो इसलिए जल्दी से जल्दी मैं आपको सारे बता दूंगा। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पर हमें बात करना ही पड़ेगा। किन किन चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे? GS1 के बुक लिस्ट, GS2 के बुक लिस्ट, आंसर राइटिंग के लिए बुक भी मैं बताऊंगा, और टारगेट कहाँ तक करना है का तात्पर्य ये है कि टारगेट कब तक करके पढ़ें। मेंस के लिए दिसंबर तक के लिए करके पढ़ें। तो देखिए, जिनका 69 का मेंस है, जिनके 69 में नंबर आ रहे हैं और वो अगर मेंस देना चाहते हैं तब तो आपको दिसंबर तक का ही टारगेट करना है। लेकिन जिनका 70 बीपीएससी है, मैं उनको भी यही बोलूँगा कि या जिनका पीटी में नहीं हुआ है कि आप भी उसी हिसाब से पढ़िए कि दिसंबर में आपका मेंस है। क्यों कह रहा हूँ मैं ये? मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप एक समयबद्ध होकर पढ़ें। जब तक आप अपने ऊपर प्रेशर नहीं लेते हैं, आपकी पढ़ाई नहीं हो पाती है। मुझे पता है बच्चे 10 दिन बाद हल्के में लेना शुरू कर देंगे बीपीएससी को फिर से, और फिर वो कब जागते हैं? जब पीटी एग्ज़ाम नज़दीक आ जाता है तब वो फिर से जागते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेंस को टारगेट करके पढ़िए कि मुझे 15 या 20 दिसंबर तक, या जिनका मेंस नहीं है आप टारगेट कीजिए कि मुझे न्यू ईयर के आने से पहले मेंस का कंप्लीट प्रिपरेशन कम से कम एक बार कर लेना है। आज कितना तारीख है? आज है 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर से 4 नवंबर 1 महीना, 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2 महीना, 4 दिसंबर से 4 जनवरी 3 महीना। 3 महीने से 1 तारीख आप ले आइए, ठीक है। 3 महीने में 2-4 दिन कम। आप टारगेट कीजिए कि मेंस की तैयारी मुझे वहाँ तक कम से कम एक बार कंप्लीट कर लेना है। आंसर राइटिंग में माहिर हो जाना है 2 महीनों में। निबंध लेखन पर अपनी पकड़ बना लेनी है। आंसर राइटिंग फ्रेम करना, ये सब कुछ मुझे सीख लेना है, जिससे ये होगा कि उसके बाद के महीने जो बचेंगे जनवरी के बाद के, यानी कि फरवरी, मार्च और अप्रैल, जो 3 महीने होंगे, उस 3 महीने में आपका मेंस और पीटी दोनों साथ साथ में चले और बहुत अच्छे से तैयारी हो जाए। टारगेट करके पढ़िएगा, मेरी बातों को सुनिएगा ज़रा ध्यान से। टारगेट करके ही पढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं पढ़ते हैं कि आज हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कल पॉलिटी पढ़ रहे हैं, परसों भूगोल पढ़ रहे हैं। ऐसे नहीं पढ़ते हैं। एक दिन में 2 सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। 2 सब्जेक्ट का बोला मैंने? 2 सब्जेक्ट का तात्पर्य होता है कि एक दिन में मान लीजिए आप 8 घंटे पढ़ते हैं, 8 घंटे तो पढ़ेंगे ही, या 6 घंटे पढ़ते हैं, लाइब्रेरी में जाकर 12 घंटे भी बैठे रहते हैं, लेकिन ध्यान रहता है कहीं और ही, बैठ के रील देखते हैं, अनर्गल सनर्गल मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं। इन सब में देखिए, भले ही थोड़ा थोड़ा समय आपको लगता होगा कि रील 30 सेकंड का ही तो होता है, लेकिन वो आपके आधे घंटे कब खा जाएगा पता ही नहीं चलेगा, ठीक ना। मान लीजिए आप 8 घंटे भी सोते हैं, जो कि 8 घंटे पता नहीं कौन आजकल सोता है। 8 घंटे आप सोते हैं और नित्य क्रियाकर्म में भी आपका समय जाता है। और अगर आप घर पे नहीं रह रहे हैं, जो लोग घर पे रहते हैं, जो महिलाएं घर में काम करती हैं, उनकी बात अलग होता है, उनका संघर्ष ही अलग होता है ना। उनको टाइम मैनेज करना सिखाना नहीं पड़ता है, क्योंकि वो उतना कुछ करके भी अपने पढ़ाई के लिए समय निकाल लेती हैं। मैं आपके लिए कह रहा हूँ जो पीजी में रहते हैं या जो तैयारी करते हैं घर से दूर बैठकर, अगर 8 घंटे भी आपके पास आप सोते हैं तो बाकी 16 घंटे आपके पास होते हैं, जिसमें आप पढ़ना भी चाहें तो 8 घंटे भी पढ़ लेंगे तो भी 8 घंटे आपके पास फ्री समय होता है। डेली मूवी निपटा सकते हैं, इतना फ्री समय होता है। बस टाइम मैनेज करना आना चाहिए, है ना। फालतू के समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। टारगेट करके के क्या तात्पर्य था, मैं उसको ज़रा स्पष्ट कर दूं। एक दिन में 2 सब्जेक्ट को लेकर चलना है। जैसे हिस्ट्री और पॉलिटी काफ़ी ज़्यादा रिलेट करते हैं, तो हिस्ट्री और पॉलिटी को साथ साथ में लेकर पढ़िए। 3-3 घंटे या 4-4 घंटे पर डे के हिसाब से पढ़िए।
है ना। इससे क्या होगा, एक सप्ताह का टारगेट रखना है कि एक सप्ताह मुझे हिस्ट्री और पॉलिटी का कुछ हिस्सा कंप्लीट कर देना है। जैसे 12th का जो मॉडर्न हिस्ट्री का एनसीईआरटी है वो 2 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, करते ही हैं स्टूडेंट 2 दिन में। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। 12th का जो मॉडर्न हिस्ट्री का एनसीईआरटी है बिपिन चंद्रा की, वो 2 दिन में बच्चे कंप्लीट कर देते हैं। आप भी अपनी कैपेसिटी को बढ़ाइए, थोड़ा सा कंपटीशन है तो आपको भी तेज़ भागना ही पड़ेगा, नहीं तो आप पीछे हो जाएंगे, सीधी सी बात है। तो 2 दिन में कंप्लीट करते, ठीक है, आप एक सप्ताह ले लीजिए, लेकिन रोज़ उसको 3 घंटे अगर 4 घंटे पढ़ेंगे, कितना भी भूसकोल विद्यार्थी होगा वो भी उसको कंप्लीट कर देगा सप्ताह भर में। कहानी ही तो है, पहली बार तो कहानी जैसे ही पढ़ना है शुरू से अंत तक। किताब नहीं पढ़ा है क्या आपने? किताब पढ़ने की आदत होनी चाहिए। कहानी जैसे शुरू से अंत तक पहली बार में पढ़ जाइए। दूसरी बार पढ़ेंगे तो 50% समझ में आएगा, तीसरी बार पढ़ेंगे तो 100% समझ में आ जाएगा। 3 बार बुक अगर किसी ने कोई बुक पढ़ा है तो उस बुक का 80% ज़्यादा चीज़ें उसके दिमाग में होती, पेज नंबर तक छप जाता है। 3 बार आपने आज तक कोई बुक पढ़ा ही नहीं है। तो ये मैं क्या कह रहा हूँ, छोटे छोटे टारगेट बनाकर पढ़िए, पर डे का टारगेट। जैसे मान लीजिए 4 घंटे बैठे तो 4 घंटे में टारगेट रखिए कि मुझे 4 चैप्टर निपटा के ही उठना है किसी भी हालत में, चाहे भूकंप आए, चाहे कुछ भी आए, पृथ्वी आए, कोई हिले, आसमान गिरे, छोड़ना नहीं है इस जगह को जब तक ये कंप्लीट ना होगा 4 चैप्टर। इस तरह से जिद अपने लिए करना होता है। जिद करके शरीर को, मन को अपने हिसाब से ढालिए, मन के शरीर के हिसाब से खुद को मत ढालिए। बहुत ही छोटी बात बताई है मैंने, लेकिन ये बहुत उपयोगी होता है। बैठे हैं 1 घंटे पढ़ने के लिए, अब मन कर रहा है कि बाहर चले जाएं, थोड़ी देर चाय पियाएं, उसी को तो रोकना है। समझ रहे ना मैं क्या कह रहा हूँ? ये छोटे छोटे स्टेप उठाकर देखिए, आपको एक सप्ताह में परिवर्तन दिखना शुरू हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो इसलिए मैंने बताया कि टारगेटेड करके हमेशा पढ़ना, हमेशा टारगेट रखना है, हमेशा टारगेट रखना है। खुद को बांधना है समय के तहत कि मुझे 8 घंटे में आज 2 सब्जेक्ट निपटाना है, यानी कि पॉलिटी का कुछ चैप्टर और हिस्ट्री का कुछ चैप्टर निपटाना है। उसके बिना तो आज का पढ़ाई पूरा ही नहीं होगा। एक दिन करके देखिए, 8 घंटे समयबद्ध। उसके बाद आपके पास इतने समय होंगे, 16 घंटे आप फ्री होंगे। 16 घंटे आपके पास होते हैं, तो उसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ शुरू कीजिएगा। चलिए अब चलते हैं वीडियो पर। ये बताना ज़रूरी होता है क्योंकि बच्चे टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं। एक एक चीज़ को समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा पेपर आपको दिखाऊं। GS1 GS2 का मैं बार बार पेपर दिखाता रहूँगा आपको, तब तक दिखाऊंगा जब तक एक एक सवाल आपके माथे में छप न जाए कि पिछले साल क्या पूछा गया था, कहाँ से पूछा गया था, किस तरह के सवाल पूछे गए थे, और 3 घंटे का पेपर था क्या क्या कि 5 घंटे लगना चाहिए था उसको लिखने में। बहुत सारे सवाल, GS2 में 20 सवाल लिखने होते हैं, सही सुन रहे हैं आप, जिसमें 5 लॉन्ग फॉर्मेट के होते हैं, 15 शॉर्ट फॉर्मेट के सवाल होते हैं। सही सुन रहे हैं आप, GS2 में 20 के करीब में सवाल लिख रहे होते हैं, जब 5 लॉन्ग फॉर्मेट के सवाल होते हैं और 15 शॉर्ट फॉर्मेट के सवाल होते हैं। यूपीएससी मेंस को टक्कर दे रहा है टाइमिंग के मामले में बीपीएससी। यूपीएससी मेंस में जीएस पेपर में 20 सवाल लिखने होते हैं 2 घंटे में, 3 घंटे में, और 20 के 20 साढ़े 15 नंबर, साढ़े 12 नंबर, 10 नंबर, इसी हिसाब से होते हैं। यूपीएससी में 38 नंबर का सवाल नहीं होता है, 36 नंबर का। बीपीएससी में लॉन्ग फॉर्मेट के सवाल होते जिनको लिखना बहुत कठिन होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लिखने की प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि एक बार कलम उठाया तो जब तक 3 घंटे में सारे सवाल पूरे नहीं होंगे तब तक कलम रखेंगे नहीं। आज आपको ये लग रहा होगा कि मैं क्या भाषण दे रहा हूँ, लेकिन जिनके पास ये प्रैक्टिस नहीं होती, आते हुए सवाल उनके मेंस में छूट जाते हैं। मेंस में कंटेंट से भी बड़ा इशू होता है टाइम का। जिनके पास कंटेंट होता है उनका टाइम कभी कम नहीं पड़ता है, कभी ज़्यादा कम नहीं पड़ता है। जिनके पास कंटेंट नहीं होता उनका समय हमेशा ही कम पड़ता है, और कंटेंट होते हुए भी आप नहीं लिख पाएंगे, इतना कम समय रहता है 3 घंटे। आप 3 घंटे में अभी रूम पर मुझे 5 लॉन्ग फॉर्मेट ही बस लिख के दिखा दीजिए, मैं मान जाऊंगा आपको। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो मैं उस प्रैक्टिस स्तर के ले जाने की बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा आँख खोल कर देखिए, आए हैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करने तो बहुत मेहनत लगता है इसमें। पीटी तो बस एक नॉर्मल स्टेप है, मेंस उससे भी कठिन होता है, ठीक ना। तो चलेंगे, लेकिन पेपर देखिए थोड़ा सा। और पेपर देखने क्यों दिखा रहा हूँ मैं, कल भी मैंने सिखाया था कि क्यों लगाना जरूरी है। मैं जो आपको बुक पढ़ाऊँगा, पढ़ने के लिए बोलूँगा, तो क्यों पढ़ने के लिए मैं वो बुक बोलूँ आपको,
क्यों आप वो बुक पढ़ें, उसका जवाब जब तक नहीं मिले तब तक किसी बुक को हाथ नहीं लगाना है। ओके, तो चलिए उसी का जवाब ढूंढते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, GS2 का पेपर है ये। पहले सवाल को हम लोग छोड़ देते हैं। ये देखिए क्षेत्रीय राजनीति के बारे में पूछा गया है, जो रीजनल पॉलिटिक्स होता है उसके बारे में पूछा गया है। अब आपसे मैं पूछूं कि रीजनल पॉलिटिक्स शब्द सुन के आपके दिमाग में कौन सा चित्र बनता है? कुछ तो बनता होगा ना रीजनल पॉलिटिक्स। रीजनल पॉलिटिक्स का तात्पर्य होता है कि क्षेत्र के जो मुद्दे होते हैं उसको लेकर बात करना। अब ये क्षेत्र के मुद्दे को लेकर बात करना कहाँ कहाँ पर आप देखते हैं कि रीजनल पार्टियाँ मजबूत हैं? ज़रा मुझे बताइए, क्या MP में रीजनल पार्टी है? नहीं है। क्या गुजरात में है? नहीं है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, एक रीजनल पार्टी है वहाँ पर। तो कहाँ पर है? दक्षिण भारत में क्या है? बिल्कुल है। तमिलनाडु में है बहुत मजबूत रीजनल पार्टी, केरल में है बहुत मजबूत रीजनल पार्टी, लेकिन क्या कर्नाटक में है? कर्नाटक में फिर से रीजनल पार्टी का प्रभुत्व थोड़ा सा कमज़ोर है। बिहार आ जाइए, बिहार में क्या रीजनल पार्टी मौजूद हैं? RJD और जो आपको JDU दिखता है, रीजनल पार्टियाँ ही तो हैं, क्षेत्रीय पार्टी ही हैं। उड़ीसा में भी रीजनल पार्टी है, और बंगाल में भी रीजनल पार्टी है। अब क्षेत्रीय जो पार्टियाँ हैं वो राजनीति में अपनी भूमिका निभाती हैं, किस प्रकार से व्याख्या करना है। पॉलिटिकल, देखिए यहाँ पर क्या लिखा, व्याख्या करना का तात्पर्य होता है कि इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स आपको लिखना पड़ेगा। संघवाद की भावना को ये मजबूत करते हैं और देश को तानाशाही से बचाते हैं, लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करने का काम करते, साथ ही कभी कभी ये विभाजनकारी कदम भी उठा सकते हैं। जैसे DMK का आप उदाहरण दे सकते हैं। DMK 1963-64 के आसपास अपने मैनिफेस्टो में लाके आई थी कि हम अगर चुनाव जीतेंगे तो हम भारत से खुद को अलग कर देंगे। वो अलग बात है कि उनको उस नाम पर एक भी वोट नहीं मिला था तमिलनाडु में, लेकिन मैं क्या बता रहा हूँ, रीजनल पार्टी के डिमेरिट। तो ये कहाँ से आप पढ़ेंगे? तो ये आपको मिलेगा 11th-12th की आप NCERT जो पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस की, 11th-12th की राजनीतिक विज्ञान की जो NCERT है उसमें आपको मिलेगा, और लक्ष्मीकांत में भी मिल जाएगा ये। तो वो दोनों बुक आपको किसके लिए पढ़ना है? तो पॉलिटी के लिए पढ़ना। अभी मैं सारा बुक लिस्ट का पूरा डिटेल में लिख के लाया हूँ, मैं वो दिखाऊंगा आपको, लेकिन मैं ये दिखा रहा हूँ आपके क्यों का जवाब दे रहा हूँ। क्यों पढ़ें आप 11th-12th की NCERT पॉलिटिकल साइंस की? क्योंकि वहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। ओके, आगे बढ़ें। अगला देखिए क्या लिखा हुआ है कि सकारात्मक निर्देश देश में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र, यानी कि किसकी बात कर रहा है ये? DPSP की बात कर रहा है, डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट की बात कर, नीति निर्देशक तत्वों की बात कर रहा है। आपका PT का भी सवाल था कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए, तो बहुत आसान सवाल था, लेकिन मिक्स था इसलिए आप कर नहीं पाए होंगे या गलत किया होगा। बहुत सारे बच्चों ने वैसे सही किया होगा, उसमें तो गलत करने लायक कुछ नहीं था। बाकी ये आपका लक्ष्मीकांत में डिटेल में मिल जाता है। सर्वोच्च न्यायालय का पूर्णावलोकन, न्यायिक पूर्णावलोकन क्षेत्राधिकार को बताना था, ये करंट अफेयर में चर्चा में था। और आपको किसके बारे में पूछा गया है? तो जो जुडिशियल रिव्यू होता है उसके बारे में पूछा गया है कि किस प्रकार से काम करता है। अगला सवाल देखिए, बिहार ने पिछले दशक में अपनी राजनीतिक संस्कृति में सुधार देखा है, उदाहरण दीजिए। राजनीतिक संस्कृति में बिहार ने क्या क्या सुधार देखा है? ये सवाल आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, किसी भी किताब में नहीं मिलेगा, किसी भी करंट अफेयर में नहीं मिलेगा। ये जो सवाल है ये एनालिसिस है, और खुद से आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि पिछले 10 वर्ष में क्या सुधार हुआ है और उससे पहले के 10 वर्ष में क्या सुधार था, उससे 10 वर्ष पहले की स्थिति क्या थी, और पिछले 10 वर्ष की यानी कि 2023 में अगर हम तो 2013 से 2023 में क्या सुधार देखा है आपने बिहार की राजनीति में, और 2003 से 2013 तक बिहार की राजनीति कैसी थी। दोनों को कंपेयर करके आपको खुद से लिखना पड़ेगा। इसके लिए कोई बुक आपकी मदद नहीं करेगा। सोचने समझने की शक्ति जैसे ही आपकी डेवलप होगी, ये सब सवाल आपको लल्लू पट्टू लगेंगे, कुछ नहीं लगेगा, बेकार लगेगा। तो इसलिए इसको आगे बढ़ते हैं। इस सवाल के बाद देखिए, क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय हित की सर्वोपरिता प्रतिस्थापित है। भारत में क्षेत्रीय परिषदों की प्रकृति, जो रीजनल काउंसिल होते हैं उनके बारे में सवाल ये पूछा गया। रीजनल काउंसिल के बारे में लक्ष्मीकांत में आपको डिटेल मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको पढ़ेंगे। ओके, अगला देखिए, जाति भारतीय राजनीति में एक भूमिका निभाती है। दशकों में इसके कामकाज बदलाव आया है। आप पिछले कई दशक में इसकी भूमिका को कैसे देखते हैं? जाति जो है भारतीय राजनीति में किस प्रकार से भूमिका निभाती है, ये आपका निबंध का भी टॉपिक है और ये आपका GS2 का भी टॉपिक है। GS1 में भी पूछ रहे तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है। करंट अफेयर में अभी भी देखिए, ये जो जातिगत जनगणना किया गया है, क्या उसके बाद ये सवाल नहीं पूछा जा सकता है क्या? बताइए मुझे। ठीक है, रिपीट नहीं करेगा, लेकिन किसी और प्रकार से पूछ लेगा। यही पूछ लेगा कि कास्ट सेंसस जो है वो भारत की राजनीति में किस प्रकार से भूमिका निभाएगी।
बताइए मुझे, यही पूछ लेगा। सोचिए एक बार, कास्ट सेंसस का क्या प्रभाव पड़ेगा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्या प्रभाव पड़ेगा, सांस्कृतिक क्या प्रभाव पड़ेगा कास्ट सेंसस का, वही पूछ लेगा आपसे। अगर आपने ये 4 प्रभाव लिख लिए कि सामाजिक प्रभाव क्या पड़ेगा कास्ट सेंसस का, राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ेगा, सांस्कृतिक प्रभाव क्या पड़ेगा, तो आपने कास्ट सेंसस को अच्छे से तैयार कर लिया। उसके बाद तो बस फैक्ट बच जाते हैं जो पीटी के काम आते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैं जिस दिशा में ले जाना चाह रहा हूँ उसी दिशा में आगे बढ़ना है। हर टॉपिक को, हर जो भी करंट अफेयर में दिखता है उसको एक अलग नज़रिए से देखिए। ये मत देखिए कि इससे मुझे क्या लाभ होगा, किसको क्या नुकसान होगा। इससे देखिए कि इसमें भाई सवाल क्या बन सकते हैं। अभी मैंने कास्ट सेंसस का जो सवाल बताया है आपको, ज़रा सोचिए कि इसका सांस्कृतिक प्रभाव क्या पड़ेगा। हो सकता है समाज में वैमनस्यता बढ़े। समाज में जिनको ये पता चले कि हमारी संख्या ज़्यादा है, वो खुद को डोमिनेट बनाने की कोशिश करें, तो फिर से तो सामाजिक स्थिति वैसे ही हो जाएगा कि एक कोई डोमिनेट कर रहा है दूसरों के ऊपर। हमें तो समानता लाना था कास्ट सेंसस के द्वारा। या तो ये भी हो सकता है कि समरसता बढ़ जाए, ये भी तो हो सकता है। समझ में आ रही है ना चीज़ें आपको, तो मैं क्या बता रहा हूँ, तो ये आपको सोचना पड़ेगा। ओके, अगले टॉपिक पर चले। अगला देखिए क्या है, भारत में वैश्विक व्यापार संबंधों की जांच। ये तो आपका करंट अफेयर से हो गया, बिल्कुल 100% करंट अफेयर का सवाल था, 100%। और अगला देखिए क्या है, कुछ और मैं दिखाता हूँ। जैसे कच्चे माल पर आधारित बिहार के वन उद्योग, ये करंट का भी सवाल है और बिहार के ज्योग्राफी का भी सवाल है और बिहार के इकोनॉमी का भी सवाल है। कैसे? कच्चे माल के आधार बिहार को वन आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग विभाजित कीजिए। कच्चे माल के आधार पर जो रॉ मटेरियल मिलता है उसके आधार पर बिहार में कौन कौन से वन आधारित उद्योग हैं, कौन कौन से कृषि आधारित उद्योग हैं, कौन कौन से खान और खनिज उद्योग हैं। तो खान और खनिज के लिए बिहार के रोहतास चले जाइए, भले ही वहाँ फैक्ट्री बंद हो गया लेकिन लिख तो देंगे कम से कम, ठीक ना, मेरी बातों को सुनिएगा। और वन आधारित उद्योग में क्या हो जाएंगे, प्लाईवुड का उद्योग कहाँ पर, हाजीपुर दरभंगा सब में खूब है प्लाईवुड का उद्योग, तो उस पर चले जाइए। वन आधारित उद्योग में और क्या हो जाएंगे भाई, तो सब्जी वगैरह वन से और क्या, लकड़ी मिलता है हमें, उसके अलावा हमें क्या मिलता है, पत्ते मिलते हैं, उसके अलावा और क्या मिलता है, तो आपको पर्यटन भी मिलता है वन आधारित उद्योग से। या कृषि पर आएंगे तो अनाज हैं, सब्जियां हैं, ये सब कुछ मिलता है हमें। तो इन सब के बारे में आपको बताना पड़ेगा, ये किन किन इलाकों में फेमस हैं, तो इसके बारे में बताना पड़ेगा आपको। अगला कौन सा था भाई, कृषि आधारित उद्योग। तो कृषि आधारित का तो मैंने बता ही दिया कि अनाज और उद्यान ले सकते हैं आप, ठीक ना, तो ये समझ में आया आपको। लेकिन आपको एक चीज़ बताना पड़ेगा, वन आधारित उद्योग में पर्यटन का भी योगदान होता है। कई सारे लोग पर्यटन के लिए भी जैसे मान लीजिए कहीं घूमने जाते हैं तो उसमें भी इसका नाम आ सकता है। अगला कौन सा था, भारतीय परिदृश्य में परिप्रेक्ष्य में तकनीकी प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण से आप क्या समझते हैं। ये करंट अफेयर का सवाल है और ये करंट अफेयर को पढ़ के आपको समझना पड़ेगा। समझ में डेवलप करवा दूंगा आपको वीडियो के थ्रू, उससे आप इसको हल कर लेंगे। ओके, तो आपको एक अंदाज़ा लगा होगा कि मैं कौन कौन सी किताबों को क्यों कहूँगा पढ़ने के लिए। एक और मैं दिखाता हूँ, राज्यसभा की संरचना शक्तियों का विवेचना कीजिए, संसद के द्वितीय सदन के रूप में इसकी भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। तो राज्यसभा की क्या भूमिका होती है ये आपको लक्ष्मीकांत में डिटेल में मिल जाएगा। और बाकी आज़ाद भारत का जब इतिहास पढ़ते हैं आप 11th-12th के पॉलिटी में, तो वहाँ पर आपको इसके कुछ उदाहरण भी मिल जाएंगे जिसको आप उदाहरण सहित आप लिख सकते हैं। ओके, अगला देखिए यहाँ पर क्या है, हिंद महासागर द्विध्रुवीय गति, इंडियन ओशन डाइपोल के बारे में जो पूछा गया है, ये आपका ज्योग्राफी का स्टैटिक पोर्शन भी है और क्या है, तो और ये आपका करंट अफेयर का भी टॉपिक था, इसलिए आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। अब चलते GS1 का पेपर दिखाता हूँ, फिर मैं बुक पर चलूँगा। GS1 का पेपर ये है और मैं आपको सिलेबस तो बता चुका हूँ। सिलेबस मैंने इसलिए बताया था आपको ताकि सिलेबस में जो टर्मिनोलॉजी लिखे हुए हैं, जैसे पटना कलम लिखा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि पटना कलम से पूछा जाता है लेकिन नहीं भी पूछा जाएगा। जैसे इसीलिए मैं ये लेके ही आया था। जैसे ये जो सवाल है, डेवलपमेंट ऑफ केव इन ईस्टर्न इंडिया इन एंशिएंट टाइम, प्राचीन काल है पूर्वी भारत में गुहाओं का विकास, ये कहीं भी आपके सिलेबस में स्पष्ट शब्दों में नहीं लिखा हुआ है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ है आपके सिलेबस में स्पष्ट शब्दों में गुहाओं का विकास पढ़ना है और इससे जुड़े हुए सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन आपके सिलेबस में एक बहुत बड़ा शब्द लिखा हुआ है, इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति, इंडियन कल्चर लिखा हुआ है आपके सिलेबस में। तो यानी कि कल्चर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ऑथेंटिकेटेड सोर्स से पढ़ना पड़ेगा, जिससे क्या हो कि वहाँ से अगर सवाल पूछे जाते तो हम उसको हल कर पाएँ। बाकी तो मॉडर्न हिस्ट्री के सवाल हैं जिसको आप आसानी से कर लेंगे। ब्रिटिश शासन के विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बिहार में औपनिवेशिक तकनीकी विकास की चर्चा कीजिए, राजेंद्र नाथ टैगोर हो गए, उसके बाद से
और भी बहुत सारे सवाल थे जो पूछे गए थे। बिरसा मुंडा, 1858 का अधिनियम, पटना कलम चित्रकला, ये सब सवाल पूछे गए थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को उदय के कारक बताइए, ये मैंने पिछले साल मेंस में जाने से पहले बच्चों को पढ़ाया था, बहुत अच्छे से पढ़ाया था। भले ही उन्होंने बहुत कम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, ये मुझे पता है। कॉन्फिडेंस इतना तो होना चाहिए ना। तो ये क्या है, ये आपके मॉडर्न हिस्ट्री सवाल पूछे जाते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गया कि किस प्रकार सवाल आते, कहाँ कहाँ से आते हैं। अब चलते हैं, मैं बुक्स बता देता हूँ आपको, जिससे क्या हो, बुक्स देखने के बाद आप ये निश्चिंत हो जाए कि मेरा जो सोर्स सर ने बताया है, या ये जो इसकी आवाज़ हम सुन रहे हैं, ना कभी जानते ना देखा है, नाम भी नहीं जानते होंगे मेरा तो बहुत लोग, वो जो बता रहा है वो मेरे लिए सही बता रहा है। ये प्रूव करना ज़रूरी होता है। भले ही आप कितने बड़े तुर्रम खां टीचर हो, ये आपको बताना पड़ता है कि बेटा देखो ये जो सोर्स है ये सही सोर्स है, ठीक ना। अब वो कैसे पता चलता है, क्योंकि सवाल उस हिसाब से पूछे जाते हैं, ठीक ना। अब चले बुक देख लें, बुक देख लेते हैं। और इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टेलीग्राम सभी जगह पर हम उपलब्ध हैं। यूट्यूब पर हमारा जो दूसरा चैनल है स्टडी फॉर ज्ञान, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वहाँ पर आज से एनालिसिस वीडियो फिर से डलने लग जाएंगे। ओके, चलिए देखते हैं बुक्स वगैरह को। बीपीएससी मेंस के लिए हिस्ट्री का सबसे पहले शुरू करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में आपका आता है 1850 के दशक के बाद की चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। तो ये पीडीएफ भी आपको लेना हो तो मैं दे दूंगा आपको चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर। देखिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, जो अपना मुख्य चैनल है जिस पर 9,000 के करीब में हैं सब्सक्राइबर टेलीग्राम पर, उसको ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि वही मेन चैनल है। बाकी तो ग्रुप है, ग्रुप में तो डिस्कशन करते रहते हैं बच्चे, बहुत शैतानी करते हैं आजकल तो वो ग्रुप है, ठीक है, उसको ज्वाइन करें ना करें, लेकिन टेलीग्राम चैनल जो है अपना, उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि वहीं पर सारे पीडीएफ और अपडेट सारा आपको वहीं पर मिलते हैं। इंस्टाग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, 12th का ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी होता है। बिपिन चंद्रा की बुक आती है, वन ऑफ द बेस्ट बुक है हिस्ट्री की, उसको ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि उसमें कहानी के फॉर्मेट दिया हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है, वो आपको मेन से बहुत मदद करने वाला है। बीएल ग्रोवर की बुक आती है, ये आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही बेहतरीन है। स्पेक्ट्रम को मेंस के लिए मत पढ़िएगा, पीटी में आपको मदद करेगा भी, लेकिन मेंस के लिए कभी भी स्पेक्ट्रम को मत पढ़िएगा, क्योंकि फैक्ट बहुत ज़्यादा है। पीटी में हमें फैक्ट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मेंस में हमें फैक्ट की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, हमें एनालिसिस की, हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्टों की, हमें थोड़ा सा विचारों की ज़रूरत पड़ती है मेंस में। ओके, अगला कौन सा है, आर्ट एंड कल्चर का जो हिस्सा है आपका, उसके लिए आप 11th की एनसीईआरटी, मैं बुक दिखाऊंगा आपको 11th का, एंशिएंट और मिडिवल नहीं, उसके अलावा एक एनसीईआरटी आती है 11th की, वो है क्या, इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट एंड कल्चर। ये अंग्रेजी में है, भारतीय कला और संस्कृति का परिचय करके एक 11th की बुक आती है, जो मैं दिखाऊंगा आपको इसी वीडियो में भी, बुक का पूरा कवर दिखाऊंगा, उसको आप ज़रूर पढ़िएगा। वो उसका पीडीएफ भी मिल जाता है आपको, ऑनलाइन सर्च करेंगे तो एनसीईआरटी का, और बुक अगर लेना चाहें तो बुक भी मिल जाता है। जिनको हार्ड कॉपी में पढ़ना पसंद होता है तो आप हार्ड कॉपी पढ़ सकते हैं बुक खरीद कर, जिनको सॉफ्ट कॉपी में पढ़ना पसंद होता है मोबाइल टैबलेट पर, तो आप ऑनलाइन पीडीएफ डाउनलोड करके फ्री में पढ़ सकते हैं उसको। हिंदी अंग्रेजी सभी में ये सारे बुक उपलब्ध होंगे। ओके, अगला कौन सा है, पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत बेहतरीन बुक है, प्लस करंट अफेयर प्लस बिहार स्पेशल में अंत में आपको बताऊंगा कौन सा पढ़ना है। 11th-12th की एनसीईआरटी जरूर पढ़ें, पॉलिटी का जरूर पढ़ें का मतलब जरूर पढ़ें, इसके बिना मत जाएं एग्ज़ाम में, क्योंकि बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ से मिलती है ना। और लगे हाथ अगर आपसे पॉसिबल हो तो 11th-12th की न्यू वाली हिस्ट्री की एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी 12th का तो मैंने बोला ही है, लेकिन 11th-12th की न्यू हिस्ट्री एनसीईआरटी जो नए संस्करण की आती है, उसको भी ज़रूर पढ़ें साथ में पॉलिटी में, वो भी आपको काफ़ी मदद करेगा। टारगेट करके पढ़िएगा। एम लक्ष्मीकांत के इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हैं एम लक्ष्मीकांत के, वो 69 बीपीएससी गाइडेंस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। 69 बीपीएससी गाइडेंस प्लेलिस्ट में आपको एम लक्ष्मीकांत के इंपॉर्टेंट चैप्टर मिल जाएंगे, वहाँ से सवाल पूछे जाते हैं ख़ास तौर से मेंस में, तो उसको भी आप देख सकते हैं। मैं उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, पूरा गाइडेंस प्लेलिस्ट का ही, या प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा 69 बीपीएससी गाइडेंस नाम से होगा। तो पॉलिटी के लिए ये बुक आप पढ़ सकते हैं, और ये बेहतरीन होता है। इसको अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो कहीं भी और नहीं भागना है ना। एम लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिएगा। करंट अफेयर तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ही, और करंट अफेयर तो आप मंथली पढ़ेंगे ही। उसके अलावा 11th-12th की ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी है पॉलिटी की, 11th-12th की न्यू एनसीईआरटी पढ़ना है आपको। ओके, अब आ जाइए करंट अफेयर। करंट अफेयर में आपका इकोनॉमिक्स भी समाहित होगा, ज्योग्राफी भी समाहित होगा, पॉलिटी भी समाहित होगा, साइंस एंड टेक भी इसमें समाहित होगा। ये सारे को अपने साथ लेकर चलता है। अगर आपने करंट अफेयर को अच्छे से तैयार किया है तो यकीन मानिए बीपीएससी मेंस का आपका 75% सिलेबस तैयार है।
सही सुना आपने। अगर आपने करंट अफेयर को अच्छे से तैयार किया हुआ है तो बीपीएससी मेंस का 75% से ज़्यादा सिलेबस आपका तैयार हो जाता है, क्योंकि जो नया ट्रेंड है बीपीएससी का उसमें वो करंट अफेयर पर अधिक जोर दे रहा है। करंट अफेयर को जोड़ के स्टैटिक्स पूछे जा रहे हैं। स्टैटिक्स का तात्पर्य पॉलिटी और ज्योग्राफी, स्टैटिक का पोर्शन करंट में जो चीज़ चर्चा में रहता है उसको पूछ लिया जाता है। न्यूज़पेपर वीडियो जरूर देखा कीजिएगा, रोज़ डलेगा। इकोनॉमिक्स पर आ गए हम लोग। दृष्टि इकोनॉमिक्स क्विक रिवीजन जो सीरीज बुक आती है दृष्टि आईएएस की, उसको ले सकते हैं। बहुत ही छोटे से बुक में बहुत सटीक रहता है दिया हुआ, और उतना ही आपको जानना ही है, क्योंकि इकोनॉमिक्स के मैक्सिमम सवाल करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। जो करंट अफेयर तैयार करेंगे, साथ ही इकोनॉमिक सर्वे और बजट जो है बिहार का, वो भी आप अपने साथ रखेंगे, उसको पढ़ेंगे डिटेल में, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। उसके फैक्ट और डेटा को आप उपयोग करेंगे कहाँ पर, तो आंसर राइटिंग में उपयोग करेंगे उसका। ओके, ज्योग्राफी पर चलते हम लोग। ज्योग्राफी के लिए देखिए बिहार स्पेशल आपको पढ़ना पड़ेगा। बिहार स्पेशल ज्योग्राफी से सवाल पूछे जाते हैं। बिहार स्पेशल के अलावा आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा 8वीं से 12वीं तक का, कम से कम आपको 8वीं से 12वीं तक का एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। और अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं एनसीईआरटी, तो दृष्टि आईएएस की जो ज्योग्राफी की बुक आती है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। ये सभी बुकें जो भी मैं बता रहा हूँ सब हिंदी इंग्लिश में आती हैं। दृष्टि आईएएस ज्योग्राफी की जो बुक आती है उसको आप पढ़ सकते हैं। लेकिन बिहार स्पेशल और करंट को मिस मत कीजिएगा। और एनसीईआरटी को आप 8 to 12 पढ़ लीजिए, या कम समय है आपके पास, अगर आपका दिसंबर में ही मेंस है तो आप दृष्टि आईएएस की जो बुक आती है उससे आप ज़रूर कर सकते हैं। वो बहुत सटीक बुक है। पिछले बार भी इंडियन ओशन जो डाइपोल है उस बुक में ऑलरेडी दिया हुआ था, कोई भी पढ़ के गया होगा तो आसानी से लिख के आया होगा। इंडियन ओशन डाइपोल देखिएगा उलट के बुक, पिछला संस्करण में भी होगा। कोई उन्होंने मेंस के बाद नहीं डाला है, पहले से ही डाला हुआ है, क्योंकि यूपीएससी ने पीटी में पूछ लिया था बहुत पहले उसको, तो इसलिए वो बुक अच्छी है। एनसीईआरटी का ही दूसरा फॉर्मेट है, वो एनसीईआरटी को ही कंपाइल करके उन्होंने लिखा हुआ है, बेहतरीन बुक है, तो वो आप पढ़ सकते हैं। वहाँ से आपका ज्योग्राफी तैयार हो जाए। बाकी तो करंट अफेयर से आपको तैयार करना पड़ेगा। साइंस एंड टेक के लिए जो करंट में इशू में चर्चा में है उसको आप पढ़ सकते हैं, और ये करंट अफेयर में आपका तैयार हो जाएगा। बाकी पीवाईक्यू मेंस में जो बीपीएससी में पूछा गया है ना, उसको आप अगर तैयार कर लेंगे तो करंट साइंस एंड टेक आपका तैयार हो जाता है। कुछ उसमें खास नहीं है, उसको लेकर ज़्यादा डरना नहीं है। 2 सवाल 1 सवाल आते हैं, आसानी से हो जाएगा। ठीक है। बिहार में अगर कुछ सुधार हुए हैं, बिहार का करंट अफेयर जो है उस पर ध्यान रखते रहिए थोड़ा सा। कोई अगर सुधार हुआ है, बिहार सरकार की योजना, बिहार सरकार का इकोनॉमिक सर्वे, बिहार सरकार कुछ टेक्निकल चीज़ें कर रही है, जैसे मान लीजिए ज़मीन वगैरह को माप रही है ड्रोन वगैरह से, तो वो सब आपको पता होना चाहिए। ठीक ना, वहीं से सवाल पूछे जाते हैं। अगला कौन सा है, कुछ और बुक्स हैं जो आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे बिहार स्पेशल के लिए केबीसी मेंस पढ़ सकते हैं, या आपको दृष्टि आईएएस बीपीएससी मेंस में से एक बुक पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बीपीएससी के रिलेटेड बिहार स्पेशल से संबंधित सारे फैक्ट और आपको एक ही जगह मिल जाते हैं। किसमें, तो केबीसी नैनो का बीपीएससी बिहार समग्र मेंस की बुक आती है। सही सुन रहे हैं आप, केबीसी नैनो बिहार समग्र मेंस की बुक आती है, या तो उसको ले लें या दृष्टि बीपीएससी मेंस की बुक ले लें। हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। दृष्टि बीपीएससी बुक्स मेंस जो होता है वो आपको मैं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा अच्छे से फैक्ट दिया हुआ है। ओके, पीवाईक्यू एक सॉल्व ले लीजिए यूपीएससी और पीसीएस का। यूपीएससी और पीसीएस का जो प्रीवियस ईयर मेंस का सॉल्व पेपर आता है वो एक ज़रूर रखिए अपने साथ। इसलिए नहीं रखिए कि उसका आंसर कॉपी पेस्ट करके चेक करा लें, इसलिए नहीं रखना है। क्यों रखना है, क्योंकि उस पर सवाल देखिए और उसका आंसर पढ़िए, फिर उसको अपने शब्दों में ढाल कर लिखने की कोशिश कीजिए। जो मैं कह रहा हूँ वही करके देखिएगा, 10 दिन आपकी लेखन शैली अच्छी हो जाएगी। पहले पढ़िएगा, उसके बाद लिखने की कोशिश कीजिएगा। पहले 10-15 दिन खूब अच्छे से पढ़िए, उसके बाद आंसर राइटिंग वगैरह शुरू कीजिएगा। हाँ, निबंध लेखन आप अभी से ही शुरू कर सकते हैं। गाय पर निबंध लिखने से शुरू कीजिए कि गाय के 4 टांग होते हैं, 1 पूँछ होती, 2 आँखें होती, यहीं से शुरू कीजिए। जो पहला निबंध लिख रहे हैं मैं उनके लिए कह रहा हूँ। या तो भारत देश पर निबंध लिख लीजिए, या अपने प्रिय मित्र पर लिख लीजिए, यहीं से शुरू तो कीजिए। शुरू तो कहीं से करना पड़ेगा ना आपको। एटलीस्ट पहला निबंध तो लिखिए आप। डर क्यों रहे हैं, करंट थोड़ी नहीं लगता है निबंध लिखने पर। पहला निबंध लिखिए तो सही एक बार, है ना। तो ये आप अरिहंत की या दृष्टि आईएएस बीपीएस यूपीएससी सॉल्व पेपर आता है, अरिहंत की भी आती है और दृष्टि आईएएस की भी आती है। इन दोनों में से कोई एक आप ले लीजिए, आप निश्चिंत हो जाएंगे। उसके आंसर्स को पढ़ा कीजिए। आंसर्स हालांकि उनके घटिया किस्म के होते हैं, लेकिन फिर भी आपको कुछ तो अंदाज़ा लगेगा कि किस दिशा में लिखना है। बेकार होते, बर्बाद होते आंसर, लेकिन फिर भी आपको क्यों बोल रहा हूँ बुक खरीदने को, क्यों, क्योंकि पहली बात तो आपको सवाल मिल जाएंगे बहुत सारे, ढेर सारे सब्जेक्ट वाइज, और दूसरी बात ये कि आपका लिखने का प्रैक्टिस हो जाएगा। ओके, निबंध की बुक, निबंध का कोई बुक नहीं लेना है। अगर आप लेना भी चाहें तो मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा। ठीक है, दृष्टि वगैरह की निबंध की बुक अच्छी होती है, लेकिन निबंध के लिए बुक मुझे नहीं लगता कि उतना बेनिफिशियल होता है।
निबंध के लिए आप डेली न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़ने की आदत डालें और उसको लिखिए अपने शब्दों में, बस यही करते रहिए। और जो कहीं से इधर उधर से टॉपिक मिलता है उसको लिखिए। यूपीएससी प्रीवियस ईयर, बीपीएससी प्रीवियस ईयर पिछले साल का निबंध लिखिए, या फिर यूपीपीएससी में रेगुलर निबंध का पेपर होता है। यूपीपीएससी में रेगुलर निबंध का पेपर होता है, वहाँ के पीवाईक्यू से आप उठा के निबंध के पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, और वो अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका निबंध का प्रैक्टिस हो जाएगा। बाकी मैंने बता ही दिया कि एक साथ 2 सब्जेक्ट लेकर देना है, 7 दिन का टारगेट रखना है और दिसंबर से पहले मेंस को तैयार कर लेना है। तो ये आपका डिटेल में मैंने बता दिया बुक्स का। देखिए यही है बीएल ग्रोवर की बुक, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है, कुछ कुछ इस तरह की दिखती है, मैं दूर से दिखा देता हूँ। एस चांद पब्लिकेशन की बुक आती है। ये है बीपीएससी मेंस, दृष्टि आईएएस की बीपीएससी मेंस की बुक यही है। देखिएगा इसका लेटेस्ट संस्करण जो आया हो वो ले लीजिएगा आप, ओके। मार्केट में या ऑनलाइन भी आपको मिल जाता है। ये दृष्टि क्विक इकोनॉमी की बुक है, दृष्टि क्विक इकोनॉमी की बुक है ये आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं और ऑफलाइन भी मिलता है ये, ओके। 8वां संस्करण आया है। यही है वो आर्ट एंड कल्चर की बुक, एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट। ये 11th की एनसीईआरटी है, फाइन आर्ट की बुक आती है, बहुत ही बेहतरीन बुक है। इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। और मैं तो बोलूँगा पीडीएफ से पढ़िएगा, थोड़ा सा कलरफुल रहेगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा देखने में, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर का बुक है ना, तो थोड़ा सा कलरफुल रहेगा बुक और या ओरिजिनल रहेगा, तो आपको एग्ज़ाम में एलोबरेट करने में भी आसानी होगी कि आप बता सकेंगे कि ये जो पेंटिंग है, जैसे अजंता गुफा का पेंटिंग जो है वो हल्का सा रेडिश में बनाया हुआ है, तो वो आप अगर एक्सप्लेन करेंगे तो और भी अच्छे नंबर मिलेंगे आपको। तो कैसा लगा है वीडियो भी ज़रूर बताइएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जहाँ भी संभव हो सके। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए, ओके।